नमस्ते। तो स्टार्ट करते हैं रामदेव अग्रवाल की स्ट्रेटजीज से कि वो क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं जिससे वो मल्टी बैगर स्टॉक्स पटकते हैं बोल रहा हूँ। पास में उन्होंने एचडीएफसी बैंक को पकड़ा था स्टार्टिंग में, जब मतलब 1000 करोड़ की कंपनी थी उस टाइम पे पकड़ा था। अब तो लाखों करोड़ की हो गई है। तो मल्टीपल टाइम्स मल्टी बैगर रिटर्न वो जिन स्ट्रेटजीज से बनाते हैं, उस स्ट्रेटजीज को मैंने कैसे यूज किया अपने लिए, जिससे मैंने भी कुछ शेयर्स में रिटर्न बनाए, उस बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे इसी सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिसमें एक चेकलिस्ट को बनाते हैं, उसका नाम है QGLP चेकलिस्ट, जिसमें Q का मतलब होता है क्वालिटी, G का मतलब होता है ग्रोथ, L का मतलब होता है लॉन्जेटिविटी एंड P का मतलब होता है प्राइस। तो QGLP चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें चेक करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्यू में होता है क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस में रामदेव अग्रवाल सर ये देखते हैं कि ये जिस सेक्टर का बिजनेस है उस सेक्टर में ग्रोथ है और ये बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या हैं, मतलब कि उस सेक्टर में बाकी सारी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं और उनके मार्जिन्स अच्छे हैं या नहीं है और फ्यूचर में उसका स्कोप है या फिर नहीं है, ये चीज देखते हैं। और क्वालिटी ऑफ बिजनेस और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में वो ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो खुल के बात कर रहा है कंपनी के ग्रोथ के बारे में, या फिर कुछ भी इंग्लिश बातें बोल के, या फिर जो हम रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं पाते हैं ऐसी टाइप की कोई चीजें बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे क्वार्टरली रिजल्ट में जिसका रिजल्ट खराब आता है वो लोग क्या करते हैं कि भाई रिजल्ट थोड़ा सा लेट निकालते हैं, तो कि भाई कम नंबर आए तो वैसे बच्चा अपनी मार्कशीट छुपा लेता है, इस टाइप से करते हैं। और अगर आते भी हैं तो न्यूज चैनल पे खुल के बात नहीं करते, या तो इंग्लिश में कोई एक्सेंट वाली लाइन बोलते हैं कि यार ये इस वजह से ये हो गया, या फिर कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं। मेनली नंबर से बात करने के बारे में बचते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके नंबर इस टाइम अच्छे नहीं आए हैं, तो उसको छुपा लिया जाए, नहीं तो शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे जो मैनेजमेंट होता है, प्रमोटर्स होते हैं, उनसे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। और जो प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें बिजनेस के बारे में बात करना अच्छा लगता है कि भाई पास्ट में हमने कितना ग्रोथ किया, आगे हम कितना ग्रोथ करेंगे, और आपको उनके फंडामेंटल्स पे अच्छे से समझ में आए, इंडस्ट्री में ग्रोथ हो, तो ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढते हैं। तो वहां से क्यू चेकलिस्ट है क्वालिटी ऑफ बिजनेस वाली, वो वेरीफाई होती है। अब आते हैं जी चेकलिस्ट पे, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ग्रोथ ऑफ बिजनेस में सर इस चीज को देखते हैं कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 25% का ग्रोथ हो। 25% से नीचे का अगर ग्रोथ है तो वो कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं बना पाती, और ये हमारे लिए थोड़ी सिक्योरिटी हो जाती है। जब हम अगर थोड़ा सा हाई पी पर ले लिए तो अगर ग्रोथ अच्छा है तो वहां से शेयर क्रैश नहीं मारता, डिक्लाइन नहीं करता, और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देता रहता है। क्योंकि अगर आपने ओवर पी खरीद लिया तो वहां से आप अगर शेयर थोड़ा सा डाउन परफॉर्म भी करता है तो वो जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं उस डाउन परफॉर्मेंस को मैनेज करती है और अगले साल या फिर उसके अगले साल उसको हाई की तरफ लेके जाती है। क्योंकि वो जो ग्रोथ है उसकी वजह से उसका पी एक्सपेंशन वापस से होने लगता है, क्योंकि पी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द ईपीएस ग्रोथ। क्वालिटी ऑफ बिजनेस हो गया, ग्रोथ ऑफ बिजनेस हो गया, और इसके अलावा देखते हैं QGL लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस। तो उसमें उसमें रामदेव अग्रवाल, बसंत सर की याद आ जाती है बार बार, उसमें रामदेव अग्रवाल सर ये देखते हैं कि जो लॉन्जिटिविटी है बिजनेस की वो 4-5 साल है या फिर 8-10-20 साल है। मतलब आप अगर किसी कंपनी को ये सोच के ले रहे हो कि भाई ये 100 गुना रिटर्न दे, 200 गुना रिटर्न दे, तो एटलीस्ट वो कंपनी 10-20 साल के बाद उसका बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन फ्यूचर इसका स्कोप बढ़ता ही है, कम नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें कि भाई नोकिया का मोबाइल हो गया या फिर एम्बेसडर कार हो गई, तो ये सारे बिजनेस डिक्लाइनिंग बिजनेस हैं और ये अल्टीमेटली खत्म होंगे। तो अगर इन द शॉर्ट टर्म इनमें प्रॉफिट बनता हुआ दिख भी रहा है, और अगर आपका अप्रोच है कि भाई मेरे को 10-20-50-100 गुना रिटर्न बनाना है, तो आपको ऐसी कंपनी से बचना चाहिए जिनको फ्यूचर में गायब होने के चांस है। कि मतलब आपको समझ आ रहा है कि इनका बिजनेस खत्म हो सकता है और फ्यूचर इनका है नहीं। अभी भले ही रिटर्न अच्छा आ रहा है लेकिन फ्यूचर में आप इनको यूज करते हुए सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को देखते नहीं हो, तो ऐसे बिजनेसेस से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि प्राइस ही डिसाइड करेगा कि आप रिटर्न कितना बनाओगे। अगर आप बहुत महंगा खरीद लिए हो किसी चीज को तो वहां पर रिटर्न बनाना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना महंगा आपने खरीदा है। तो रामदेव अग्रवाल सर बोलते हैं कि ये 25 के पी से नीचे होना चाहिए, इसका आरओई 25 से ऊपर होना चाहिए, ग्रोथ 25 से ऊपर होना चाहिए,
उसके साथ में 25 से जितना कम आप पी लोगे वो डिसाइड करेगा कि जब कंपनी का प्रॉफिट 50 गुना हुआ तो आपने 50 गुना बनाया या फिर 100-200 गुना बना लिया। वो मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। जैसे आपने 25 के पी पे कोई कंपनी खरीदी, ठीक है, और उसके बाद अर्निंग्स ग्रोथ आई और पी एक्सपेंशन हुआ, 30 का 35 का 40 का पी हो गया। तो जब 40 का पी हुआ तो वो फ्री पैसा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ आपको मिल रहा है। और अगर आपने सस्ते में खरीदा, मान के चलो 25 के पी की जगह आपने 10 के पी पे खरीदा, जो 25 के ग्रोथ की कंपनी है, 25% टॉप लाइन 25% बॉटम लाइन जो कंपनी कर रही है, अगर आपने उसको खरीदा तो वहां से आपको मल्टी बैगर रिटर्न बन सकते हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने उन्हें सुना और यहाँ मैं आपको ज्ञान बांटने लग रहा हूँ। मैंने पास्ट में, हमारे फादर का बिजनेस था, तो मैं काम करते हुए क्या करता था, ईयरफोन्स लगा के उनके वीडियोस को सुनता था और समझता था कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के मार्केट में ऐसा कुछ है कि हम इसको अप्लाई कर सकें जो चीज ये बोल रहे हैं, क्योंकि पास्ट में तो यार ये, अब इनकी एज जितनी है उसके हिसाब से इन लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है। तो उस टाइम पर इतने सस्ते थे कि भाई एचडीएफसी बैंक तो बन गया ना, कुछ नया बताओ जो हम बना सकें, ऐसा कुछ बात करो ना। आप ये तरह से सोच रहे होगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया था लास्ट टू लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर आइडेंटिफाई किया था, दैट इज न्यूजन सॉफ्टवेयर। तो न्यूजन सॉफ्टवेयर मैंने परचेज किया था एट द पी ऑफ 12 या 14। तो 14 का पी का, वो इस टाइम 33-35 का पी है, और साल भर के अंदर हमने उस शेयर को 2.5 से 3 गुना किया। मतलब मैंने 356 रुपए पे लिया था और अभी 906 910 रुपए करीब चल रहा है। जब ये 1070 रुपए हो जाएगा तो मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा विद इन 1 और 1.5 ईयर। तो इसमें मैंने क्या क्वालिटीज ऑब्जर्व करी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट में जो बंदे थे वो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे। मतलब आप अगर उनको न्यूज चैनल्स पे सुनोगे तो वो क्या करने वाले हैं उस बारे में वो क्लियर बात करते थे और इधर उधर की कोई भी बात नहीं करते। जो एंकर सवाल पूछ रहे हैं उसका क्लियर जवाब देते थे। और अगर उनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं है और एंकर वहां से उनको पुश कर रहा है कि भाई कुछ ऐसा बता दो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वहां पर वो बहुत रियलिस्टिक जवाब दे देते कि भाई हमारा सीजनल बिजनेस है, अगला क्वार्टर खराब जाने वाला है, तो आप उस चीज को समझें, लेकिन 2 क्वार्टर बाद हमारा जो सीजन आएगा उस सीजन में हम अच्छा पैसा बनाएंगे जिससे हमारा ओवरऑल ग्रोथ आ जाएगा। तो वो चीज को मैंने समझा कि यार ये प्रमोटर ऑनेस्ट मैन है, इसको पता है शेयर का वैल्यू गिर सकता है बट अल्टीमेटली शेयर का वैल्यू ऊपर जाएगा अगर ये सच बात बोलेगा। तो वैसा ही हुआ। तो हम उसके प्रॉफिट्स को देखते थे कि भाई कितना प्रॉफिट है। तो पर्टिकुलर कुछ करोड़ रुपए का प्रॉफिट था लास्ट ईयर का। तो यहाँ पर 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए थे बट वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि भाई इन क्वार्टर के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, थोड़े खराब आए नंबर्स। उस चीज पर मैं बात कर रहा हूँ बट अगले क्वार्टर के खराब आएंगे, लेकिन उसके अगले क्वार्टर में हमारा सीजन है, वहां पर हम नया बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे रिजल्ट्स अच्छे आने के चांस हैं और वहां से आप थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। बट जो अगला क्वार्टर है वो थोड़ा सा खराब जा सकता है, तो वहां के नंबर्स पे मैं जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो दूंगा। तो ये सुन करके क्या हुआ, शेयर का प्राइस गिर पड़ा। लेकिन मेरे को उनकी बात समझ में आ गई थी, न्यूजन सॉफ्टवेयर के जो प्रमोटर्स थे। तो उस टाइम पे शेयर प्राइस और क्रैश हुआ और बियर मार्केट था तो सब डर में थे। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो का 30-40% न्यूजन सॉफ्टवेयर में डाला था। उसके बाद में हमने आधा बेच दिया था डर के मारे, क्योंकि भाई छोटी कंपनी है तो हिम्मत नहीं पड़ती है। मैं भी आप ही की तरह हूँ यार। उस टाइम पे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो था, कुछ बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं था। वो हमने जो पैसा बनाया वो बाद में बनाया था। तो बेसिकली हुआ ये था, खुजली आ रही है यार बहुत ज्यादा। तो हुआ ये था कि बेसिकली, भूल जाता हूँ मैं बार बार, हुआ ये था बेसिकली कि मैंने 357 रुपए 98 पैसे पे लिया था मैंने, तो 357 आप मान लो। तो वहां से क्या हुआ, उसके बाद जो उन्होंने बात बोली वो सच निकली। उनका जो उस क्वार्टर में जो उनका सीजन था मेन, वहां पर उनका इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि हम अगर ग्रोथ को परसेंट में कैलकुलेट करें तो भाई बहुत अच्छा खासा परसेंट बन गया था टॉप लाइन और बॉटम लाइन का। उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने 12-14 के पी पे लिया था वो हो गया 28-30 का पी। वहां से अर्निंग्स ग्रोथ आई, उसके बाद 1 साल और उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया जिससे वो मेरे को लॉन्जेटिविटी बता रहे थे। तो जो रामदेव अग्रवाल सर ने बोला था कि क्यूजीएलपी चेकलिस्ट में पास होना चाहिए, तो क्यूजीएलपी चेकलिस्ट उस पर अप्लाई हो रही थी। लॉन्जेटिविटी ऑफ ग्रोथ दिख रहा था क्योंकि आईटी बेस्ड कंपनी है, सेक्टर बहुत अच्छा था और लॉन्जेटिविटी थी और प्राइस मेरे को डिस्काउंट पे मिल रहा था, 12-14 के पी पे मिल रहा था। ऐसा कंपनी जो 30-40% से ग्रो कर रहा है, तो वहां पे मैंने दिमाग लगाया। तो अब वो कंपनी तो काफी बड़ी हो चुकी है, मेरे हिसाब से शायद 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी हो गई है। जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम 2200-2500 करोड़ रुपए की कंपनी थी, क्योंकि बियर मार्केट था, हर कोई बेच के जा रहा था। लेकिन हम उस टाइम रामदेव सर की बात को समझ रहे थे। उस टाइम बसंत सर से इतना
इंटरेक्शन था नहीं, उनके वीडियोस वगैरह भी अभी आने लगे हैं, तो अभी हम उन चीज़ को देखते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं। तो मेरा स्टाइल थोड़ा सा चेंज होकर एग्रेसिव हो गया है, बट अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो इनिशियली आपको रामदेव अग्रवाल सर को देखना चाहिए, क्योंकि उनका स्टाइल थोड़ा सा सिक्योर है। वो क्या करते हैं, 20-25 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाते हैं, 18-20-25 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसमें वो क्या बोलते हैं कि आप लार्ज कैप्स को भी रखो, जिससे क्या होगा, जब मार्केट क्रैश होगा तो आप इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं होगी कि भाई मेरा सारा पैसा लुट गया टाइप से जो फील आता है, क्योंकि जो लार्ज कैप है वो आपको स्टेबल रखेगा। और आप 20-30% स्मॉल कैप रखो, 20-30% मिड कैप रखो, ऐसा करके पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब तो हमने पोर्टफोलियो अपना बहुत एग्रेसिव कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब पैसे कमा लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। उतने टाइम में फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, तो उस वजह से धीमे धीमे करके हम एग्रेसिव करने लगे, और अब एग्रेसिव में भी पैसा बनता है, लॉस भी होता है बट पैसा भी बनता है अल्टीमेटली एग्रेसिव में। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो रामदेव अग्रवाल सर की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको आपको जरूर यूज करना चाहिए, जिसमें QGLP के बारे में मैंने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने एक और कंपनी चूज की थी जिसका नाम था पॉलीकैब। पॉलीकैब भी हाई ग्रोथ दिख रहा था, छोटी कंपनी थी, इंडस्ट्री में ग्रोथ था, क्योंकि हाउसिंग में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसमें था, और कंपनी एक नया सेगमेंट भी लॉन्च कर रही थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने खरीदा था 2500 रुपीज़ में, 22 to 2500 रुपीज़ के बीच में कहीं खरीदा था। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसका डिस्कशन क्यों नहीं किया पास्ट में, क्योंकि उस टाइम मेरे पास क्वांटिटी बहुत कम थी इसकी। मतलब पैसा बना तो अच्छा लगा, लेकिन पैसा बनने के साथ बुरा भी लगा कि यार ज़्यादा क्वांटिटी होती तो लाखों रुपए कमाते हैं, क्या यार कुछ 1000 रुपये ही आए हैं, तो मतलब ऐसा मज़ा नहीं आया। तो इस वजह से मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, ऐसे दुख होता है ना, वो बाहर आ जाता है, तो उस वजह से देख रहा था। हमने वो 5000 रुपये में भी एंटर करे हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो अगर हम सर की बात को सुन के वो कंपनी को एनालाइज कर लेते तो अभी वो साल भर के अंदर डबल रिटर्न बना चुका है। 2200-2300 रुपये का शेयर इस टाइम 5000 रुपये क्रॉस कर दिया। आप अगर देखेंगे करंट मार्केट में, इस टाइम मार्केट कैप भी उसका अच्छा खासा हो गया है, 60-70 हज़ार करोड़ आई थिंक हो गया था। तो वैसे करके देखना चाहिए। तो थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं यार, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने बोला था यार कमेंट करो, तो एक्चुअल में कर रहे हैं। तो वरुण सबकाल जी बोल रहे हैं, ब्रो गिव अस सम व्यूज ऑन बेटर फूड्स, आई हैव आस्क्ड BM सेवरल टाइम्स बट ही नेवर आंसर। BM बसंत सर की बात हो रही है, तो भाई हम भी क्वेश्चन भेजते रहते हैं, उनके पास इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। एक बार तो मेरा चांस लग गया था, मैंने आपको बताया भी, बट थोड़ा मुश्किल होता है उनसे क्वेश्चन निकलवाना। बेटर फूड्स ये शायद ये क्रीमिका वाला ब्रांड है। क्रीमिका के जो बिस्किट्स वगैरह आते हैं इसमें अच्छा खासा मार्केट शेयर है इनके पास। छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। इसका ROI 17-18% का है, कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखती है। इसके साथ इनके 2 बिजनेसेस और हैं। क्रीमिका तो एक ऐसा है जो कि भाई मोस्टली लोग जानते हैं, बट इनके 2 बिजनेसेस और हैं। एक इंग्लिश ओवन नाम से शायद इनका ब्रेड आता है, और बन वगैरह आते हैं, वो काफ़ी अच्छा बिकता है। सिटी में आप देखेंगे इंग्लिश ओवन नाम से जो ब्रांड है वो बेक्टर फूड्स का ही है। इसका पूरा नाम शायद MRS बेक्टर, मिसेस बेक्टर फूड्स या ऐसे करके है कुछ। तो देखो यार, एक चीज़ आप नोटिस करो, पिछले साल शायद इसका प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा था, तो वहाँ पर मेरे को कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी, बट इस साल इनका प्रॉफिट वापस से आ गया है। इसमें जो पॉजिटिव चीज़ मेरे को लग रही है वरुण जी, तो वो ये चीज़ है कि इसका जो ग्रोथ है वो नेचुरल और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है। क्रीमिका के बिस्किट अगर मैं खाने लग गया हूँ, तो मैं जब भी जाऊंगा ना भाई दुकान में, मैं कुछ सामान लेने गया, मैं पोहा का पैकेट लेने गया, मैं क्या करूंगा, मैं शेल्फ में देखूंगा क्रीमिका का बिस्किट, अरे भाई यही खाता हूँ, उठा लूंगा। तो उससे क्या कस्टमर लॉयल्टी बन जाती है ना, तो इनका जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप नहीं होता है। तो काफ़ी लॉयल कस्टमर हो जाते हैं। जो डे टू डे सामान हम यूज़ करते हैं वो वाली ब्रांड्स होती हैं। वहीं से एक डाउन साइड भी है कि भाई इसमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे को। बाकी आपने लिया है तो शायद आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। इसके अलावा इनका एक बिजनेस और है जिसमें रिस्क और स्केलेबिलिटी दोनों है। देखो एक तो हो गया इनका ये रिटेल सेगमेंट में जहाँ पे मार्जिन कमाते हैं। एक है इनका B2B बिजनेस जिसमें क्या करते हैं, ये बन वगैरह जो होते हैं, आप मैकडॉनल्ड्स में गए, आपको बर्गर मिला, बर्गर बन को काट के आलू टिक्की लगा के, वही टमाटर प्याज लगा के, चटनी लगा के आपको सर्व कर दिया उन्होंने। बट जो बन है वो बेक्टर फूड्स उनको सप्लाई करता है। तो बेसिकली वो क्या है, वो एक B2B स्पेस है। तो धीमे धीमे क्या हो रहा है वहां पर, वो लोग अपने बन अगर बनाना स्टार्ट करते हैं या फिर कोई और प्लेयर आ जाता है कि भाई मैं थोड़ा सस्ते में दे दूंगा, तो हो सकता है वो स्विच कर जाए, तो वहां से इनका बिजनेस थोड़ा सा इम्पेक्टेड हो सकता है। तो उस चीज को देखना चाहिए कि भाई B2B स्पेस में
अगर बिजनेस इम्पैक्ट होता है तो इंग्लिश अवन और जो क्रीमिका ब्रांड है, मेनली हम उसी चीज पे रिलाई करते हैं। तो अगर हम क्रीमिका बिस्किट को देखेंगे और इंग्लिश अवन को देखेंगे, तो अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो क्रीमिका के बिस्किट में लॉयल्टी ज्यादा आती है। इंग्लिश अवन जो बेकरी है उसमें क्या है भाई, आपको 30 रुपए 40 रुपए की ब्रेड दे रहे हैं, कोई अगर 32 रुपए 35 रुपए दिया तो भाई टीयर 2 टीयर 3 का मार्केट ज्यादा है यहाँ पर इंडिया में, तो वहां से स्विच कर सकता है। तो वहां पर थोड़ा सा लगता है कि यार फ्लक्चुएशन हो सकता है। पी की बात करें तो भाई 50-54 का मैंने देखा था शायद पी था इसका, तो वहां से पी एक्सपेंशन तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो इसके कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं बाकी जो इस फील्ड में काम करती हैं लार्ज कैप हो चुकी हैं, उनका भी 60-70 का पी है। तो हो सकता है बुल मार्केट में 10-20 पी ऊपर, सॉरी, या फिर 10-20 पी नीचे हो जाए। बट अल्टीमेटली अगर मैं देखूं मल्टीबैगर रिटर्न्स के हिसाब से, सॉरी, तो मल्टीबैगर रिटर्न्स के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप छोटी कंपनी ले रहे हो तो आप मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्क लेके पैसा बनाना चाहते हो, तो अगर आप इससे मल्टीबैगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे थोड़ा वहां पर मुश्किल दिखती है। बट अगर आप देख रहे हो कि यार कंसिस्टेंटली बड़ा होता जाए, 50-100 गुना कंपनी हो जाए, तो वो हो सकता है 10-20 साल में हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ से एक्सप्लोसिव ग्रोथ देख रहे हो तो भाई पी एक्सपेंशन तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। 10-20 इधर या फिर 10-20 उधर, तो 50 का पी है तो 10-20 इधर उधर होने से आपका पैसा डबल नहीं होने वाला। कंसिस्टेंट आप 12, 15, 17, 18% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो मेरे को लगता है यहाँ से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। साहिल मखानी 103 बोल रहे हैं, भाई ट्राइडेंट कैसा लगता है फॉर 2 years व्यू। भाई ईयर्स वीयर्स के चक्कर में पढ़ो मत ट्राइडेंट्स में, क्योंकि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बड़ा फ्लक्चुएटिंग है, और ये जो इंडस्ट्री है ये बड़ी अजीब है, मतलब फ्रेगमेंटेड टाइप की आप समझ लो। इसमें क्या होता है, आपको सीजनल टाइप से देखना पड़ेगा कि भाई आपको दिख रहा है कि इस सीजन में पैसा बन सकता है, कि 6-8 महीने में पैसा बन सकता है, उस टाइप से आप देख लो। या फिर बुल मार्केट में जिस टाइम आपका पैसा बन रहा है, ट्रेड शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड टाइप से देख सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो मेरे हिसाब से ये कंपनी आपको दिक्कत देगी, थोड़ा परेशान कर सकती है, तो ऐसे करके देखना चाहिए। और ट्राइडेंट ऐसी कंपनी है ना यार, इसका अगर रेवेन्यू प्रॉफिट फ्लक्चुएट मारेगा तो अल्टीमेटली पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके साथ शेयर भी फ्लक्चुएट मारेगा, तो पी कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये थोड़ी भरोसे वाली कंपनी नहीं लगती है। अब क्या बोलूं इससे ज्यादा, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके अलावा देखते हैं, प्रतीक जी बोल रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हो, वो एक कंपनी को पकड़ के समझाओ, इस टाइप का कुछ बोल रहे हैं। तो प्रतीक जी यार मैं चलो बात करते हैं कंपनी की। तो अभी करंट फेवरेट मेरा चल रहा है होम फर्स्ट फाइनेंस। तो होम फर्स्ट फाइनेंस में एनालिसिस क्या करते हैं, तो भाई 3-4 चीजें ही हैं। मेनली आरओई देखते हैं, आरओई उसका बढ़िया है, 22% का आरओई है, ग्रोथ उससे ज्यादा है। थोड़ा बहुत डेट वेट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है और डेट वेट चलता है। सॉरी इचिंग ज्यादा हो रही है यार, मैं भी आप ही की तरह नॉर्मल हूँ, जज मत करना इससे, सॉरी फॉर दैट। तो बेसिकली बिजनेस क्या है, आरओई मैंने सबसे पहले देखता हूँ कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है। रिटर्न ऑन इक्विटी से क्या होता है, आप कितना ग्रो कर सकते हो, वो चीज़ एनालाइज हो जाती है कि डेट और इक्विटी लेके ग्रो करोगे कि वैसे ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे। तो भाई 22% के आसपास का है, तो वहाँ से ग्रोथ अच्छा लगता है। अगर आपका ग्रोथ और टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ और आरओई में ज़्यादा डिफरेंस है, आरओई ज़्यादा कम है, तो आपको उस कंपनी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो 2 तरह से ग्रोथ करेगी। एक तो वो ग्रो करेगी डेट लेके, एक करेगी इक्विटी डाइल्यूट करके। दोनों ही केस में भाई आपके शेयर की ऐसी होगी, तो भाई ऐसी कंपनी को मत देखना। इसके अलावा मैं जो चीज देखता हूँ वो पी देखता हूँ। भाई 30 से ऊपर का पी जब मैं लेता हूँ ना, तो या तो भाई एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो, 30-40% से ज्यादा ग्रोथ हो जब लेता हूँ, या फिर भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो उसमें कि कोई और कंपनी एंटर नहीं करती। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, हर कंपनी का कॉम्पिटेटर कहीं ना कहीं से आ जाता है। भाई पिडिलाइट हमने देखा, पीछे से एक कंपनी और बनती जा रही है, ज्योति रेजिन्स को आजकल में आके उसको ठोक देगी कहीं ना कहीं जाके। तो ऐसा नहीं होता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के नाम पे अगर आप बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो तो उसका आपका कोई हिसाब होने वाला है, क्योंकि हाई पी आप जब भी दोगे ना, तो भाई हाई पी से पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। इसके अलावा 2 सेक्टर को अगर आप पकड़ के चलोगे ना इंडिया में, तो वहां से अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपकी पोर्टफोलियो में जो डिक्लाइन होगा ना, क्रैश मारेगा, शेयर्स की ऐसी तैसी हो जाती है, वो होने के चांस कम होंगे। वो 2 सेक्टर हैं, फाइनेंस, आईटी, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रीजन पे चलते हैं। फाइनेंस जो सेक्टर है ये चलता है कि भाई लोगों को लोन चाहिए दबा के, तो भाई वो सेक्टर एकदम मस्त भागता है।
और बात होती है आईटी की, तो आईटी मतलब इंडिया में सस्ती लेबर मिलती है, ये यहाँ से काम करा के फॉरेन में एक्सपोर्ट कर देते हैं, और सबको बिजनेस अपना डिजिटलाइज करना है, तो वहाँ से उसकी डिमांड अभी करेंटली अगर 10-20 साल के लिए देखो तो मुझे सिक्योर लगता है। मैं भी काफ़ी सारा मेरा पोर्टफोलियो उसी में पड़ा रहता है। फाइनेंस और आईटी से अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको धोखा कम मिलेगा कंपनीज में, बट नंबर्स पे जरूर जाना। मतलब अगर आप देखोगे फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे जरूरी क्या है, 3 चीज़, आरओई ज़्यादा से ज़्यादा मिले, पी कम से कम मिले, और भाई सेक्टर अच्छा मिले, और चौथा प्रमोटर साफ बात करता मिले। ये 3-4 चीजें अगर आपने देख ली ना तो आपके साथ धोखा होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। तो भाई यार मेरे 344 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 344। मैं देख रहा हूँ यार मेरे वीडियो पे ऐड आ रहे हैं, बट यूट्यूब मजे लूट रहा है उसके ऐड के पैसे कमा के। तो यार कुछ सब्सक्राइब वगैरह कर दो, थोड़ा लाइक कमेंट वमेंट कर दो, शेयर मार दो किसी दोस्त को जो फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस देखना चाह रहा हो। मस्त वीडियोस बनाते हैं हम। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।